आज हम लोग का ये लास्ट क्लास होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, और इसके बाद इक्विलिब्रियम बचा हुआ है थोड़ा सा पोर्शन उसका, सेकंड वाले पार्ट का। तो 2 क्लास में कोशिश करेंगे, यानी कि संडे तक मिला करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन आप याद करो, वहाँ हम लोग बात किए थे कि एरोमेटिक वर्ड बना है एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है स्मेल, यानी कि वैसे कंपाउंड, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें खास गंध होता है उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और उस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड को बेंजीनवाइड कहा जाता है, और जिस एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन नहीं होता है उन्हें नॉन बेंजीनवाइड कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखिए, इसके बारे में डेफिनेशन लिखवा देते हैं। हाइड्रोकार्बन having characteristic aroma, hydrocarbons having characteristic aroma are called aromatic hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन। पैराग्राफ चेंज। The benzene ring containing aromatic compound, the benzene ring containing aromatic compound is called benzenoid, while others are called non-benzenoids. अब इसके बाद आपके लेवल के में ये एक इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिसिटी पूछा जाता है। देख लो, उसके बाद फिर इसको नोट कर लेना। एरोमेटिसिटी नाम से ही पता चल रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया गया है, लिखवाए भी है। कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज एरोमेटिसिटी। फॉलोइंग्स आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, उसके लिए ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। जो कंपाउंड इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो एरोमेटिक नहीं होगा। सुन लो, उसके बाद फिर लिखना, टाइम तो देंगे। जैसे सबसे पहला है प्लानरिटी, यानी कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन तो रहेगा ही, और हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, sp2 और sp3। sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है और वो 3 डायमेंशनल। इसका मतलब sp3 कंटेनिंग कार्बन एटम जो है वो एरोमेटिक में नहीं आएगा, यानी कि जिसमें sp sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे, sp में लीनियर आता है और sp2 में ट्रायगोनल प्लानर आता है, वो होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डिलोकलाइजेशन करने का मतलब जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट कर सके अल्टरनेट पोजीशन की तरफ। तो डिलोकलाइज्ड कब हो सकता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहे, या सिंगल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो वो डिलोकलाइज्ड होगा। याद करो, हम लोग बनाए हैं, रिजोनेंस भी पढ़े हैं कि अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किस में कन्वर्ट कर जाता है? बॉन्ड में। तो अगर डिलोकलाइज्ड है यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पर लगा है, तब वो होगा। तो पहला पार्ट ये हो गया कि उनका स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए। दूसरा ये है कि उनके पास डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और तीसरा, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4n+2 के बराबर होना चाहिए, जहां n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 1 2 3 4 होगा। इससे ना तो ज्यादा ना ही कम। ये थर्ड वाले को हक्कल्स रूल भी कहा जाता है। कई बार में तो सिंगल ये भी कहता है कि व्हाट इज हक्कल्स रूल।
हक्कल्स रूल स्टेट्स दैट एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने के बराबर। ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग n का नंबर 1 रखें तो पाई इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है 4n + 2, तो 4 × 1 + 2, बताओ कितना हो गया, 6। अब इसके एग्जाम्पल में आपका बेंजीन हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड नहीं। यहां पाई बॉन्ड का नंबर 3 है और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2, तो 3 × 2 = 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp2, यानी कि सब प्लानर है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब सेकंड को भी फॉलो कर रहा है। और n का वैल्यू 1 रखे तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, इसमें भी 6 है। एक नैप्थलीन का नाम सुने होंगे आप, ये नैप्थलीन स्ट्रक्चर है। नैप्थलीन का, नैप्थलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पुराना कप, अब तो बहुत कम, अभी भी लोग लेकिन यूज़ करते हैं। कपड़े वगैरह को अगर स्टोर करके रखना है लंबे समय तक तो वाइट कलर का एक बॉल आता है, नैप्थलीन बॉल। मॉथ रिपेलेंट्स भी कहा जाता है, यानी कपड़े में जो कीड़ा लगता है, मॉथ्स लगते हैं, उसको भगाने का काम करता है। दूसरा, आप अगर कहीं मॉल वगैरह में जाएंगे, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो आपको टॉयलेट में नजर आएगा वो नैप्थलीन बॉल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा की वजह से, मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टीज की वजह से। अब इसे हमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। दिख तो रहा है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। यहां n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो बताओ तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 + 2, कितना हो गया, 10। देखो तो इसमें 10 है कि नहीं। कितना पाई बॉन्ड काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। अब जरा इसको देखो, ये अब ये आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो फिर तीनों को देखेंगे। सारा कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब पहला पॉइंट ये फॉलो कर रहा है, प्लानर स्ट्रक्चर होगा। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सेकंड पॉइंट को भी ये फॉलो कर रहा है। लेकिन n का वैल्यू अगर मान ले कि हम लोग 0 रखते हैं, n का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो फॉर्मूला में बताओ तो 4 × 0 + 2, तो पाई का नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगर n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो पाई का नंबर कितना आ रहा था, 6। अब आप बताओ तो यहां पाई का नंबर कितना है, 4, तो फॉलो कर रहा है क्या। इसका मतलब यह हुआ कि ये थर्ड वाला पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए इनके पास में ये तीनों कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें ये पहला मेथड है, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बाइसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अभी लिखवाएंगे तो फिर याद आएगा। डिक्टेट करें, लिखिए। when acetylene acetylene when acetylene is passed through red hot iron tube cyclic polymerization, रेड हॉट आयरन ट्यूब, Fe ट्यूब पिछले क्लास में पढ़े हैं, पता नहीं क्यों फिर भूल गए। रेड हॉट आयरन ट्यूब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन
cyclic polymerization take place, cyclic polymerization take place and results the formation of benzene. It results the formation of benzene. Formation of benzene. एसिटिलीन यानी C2H2, इनका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है जब हीट करते हैं, आयरन ट्यूब से पास कराते हैं, सॉरी 2 की जगह पर 3 होगा, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ C6H6। और स्ट्रक्चर याद करो, बताए थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आ रहा है, पिछले क्लास में पढ़े थे अल्काइन वाले में, नोट कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट, बाय डीकार्बोजाइलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, डीकार्बोजाइलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, लिखो व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, when sodium salt of benzoic acid is heated with soda lime, lime, decarbogylation take place and results the formation of benzene. Formation of benzene. चलिए देखिए यहां पर, यह डीकार्बोजाइलेशन टर्म नया नहीं है, यह अल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े वाले, उसी को याद दिलाते हैं। वहां हम लोग पढ़े थे व्हेन सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA इज हीटेड विथ सोडा लाइम NaOH। सोडा लाइम एक्चुअली मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, हीट करते हैं, डीकार्बोजाइलेशन होगा, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH4 एंड Na2CO3। यानी यहां से ये पार्ट में हाइड्रोजन जुड़ गया और ये पूरा पार्ट यहां से यहां निकल गया Na2CO3 के फॉर्म में, देख रहे हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके बुक का था जो पूछे थे कि प्रोपेन का अगर प्रिपरेशन करना है तो फिर किसका यूज करना पड़ेगा, तो सोडियम ब्यूटेनोएट, यानी एक कार्बन एटम ज्यादा था। वही रिएक्शन यहां पर है, अगर हम लोग C6H5COONA का रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराते हैं, इन्हें हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, CaO, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। आप बताओ तो यहां पर क्या लिखे रिएक्शन में, C6H6 प्लस Na2CO3, ठीक है। जैसे दिक्कत हो तो किसी को भी बुलाया जाता है यार, यहां देखो ना ऐसे घेर दिए, ये CH3 है, तब यहां क्या बन गया CH4, तो ये C6H5 है, तो यहां क्या बन जाएगा, ये कोई लॉजिक था, ठीक है। अब इसमें भी गड़बड़ा रहे हो, सोच रहे हो कि पता नहीं आइंस्टीन का जरूरत पड़ेगा कि किसका जरूरत पड़ेगा, कि न्यूटन के जैसा दिमाग चाहिए, ठीक है, नोट कीजिए। और ये जानते हो ये इस वजह से होता है क्योंकि प्रेजेंट नहीं है आप, हम हमेशा मान के चलते हैं, जानते हैं आपको नस से नस पहचानते हैं, कितना किताब कॉपी से मतलब रखते हैं, बट इतना एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट कि यहां जब बैठो तो सुनाई देना चाहिए आपको, तो आंसर आप कर सकते थे। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ फिनॉल।
by reduction of phenol. Reduction of phenol. बोर्ड पर देख लो, फिनॉल कहा जाता है जब बेंजीन के साथ में OH लगा हो, जैसे ये C6H5OH है, इन्हें अगर हम लोग हीट करते हैं जिंक के साथ, तो यहां का ये ऑक्सीजन जिंक के साथ कंबाइन कर लेता है, तो ये बचा रह गया C6H6 और प्लस ZNO। तो रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है, तो फिनॉल से ऑक्सीजन चूंकि बाहर निकल रहा है इसलिए इसे रिडक्शन कहा गया। लिखिए, when phenol is heated with zinc, when phenol is heated with zinc, reduction take place and results the formation of benzene. Formation of benzene. नोट कर लीजिए इक्वेशन। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। हो गया। अब यहां पर यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक को उसकी जगह से हटाकर दूसरे का जुड़ जाना। और एरोमेटिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा खासियत यह है कि रिएक्शन रिपीट होता है। नाइट्रेशन, ये सिर्फ बेंजीन के साथ में नहीं, फिनॉल में भी नाइट्रेशन आएगा, इसके बाद में ईथर में भी नाइट्रेशन आएगा, और सब में कंडीशन वही है। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का जुड़ जाना। बेंजीन यानी कि C6H6 ये है, इनका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप ऐड होता है और इसलिए इसका नाम नाइट्रेशन पड़ा है, यानी NO2। अब बाई प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक में बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप लिखना ही नहीं चाहते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड को भी एरो पर डाल दीजिए, बाई प्रोडक्ट का झंझट खत्म। फिर भी जानकारी कि अगर हम लिखना चाहें तो ठीक है, बेंजीन में हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, यानी यहां से क्या बाहर निकल गया, H। अब इस HNO3 का देखो NO2 जुड़ा है, तो फॉर्मूले को गौर से देखो, NO2 जुड़ा है तो बाकी क्या क्या रह गया यहां पर, एक H और एक O कंबाइन कर क्या बन जाएगा, यानी कि यहां बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। लिखिए पहले स्टेटमेंट, when benzene is treated with concentrated nitric acid, when benzene is treated with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid,
sulfuric acid, then nitration take place, and results the formation of nitrobenzene, इक्वेशन नोट कर लीजिए। हो गया। लिखो नेक्स्ट, हैलोजिनेशन। जरा गेस करो तो बताओ हैलोजिनेशन में क्या होगा, आपको क्या लगता है, ऐसे ही बताइए। बस हो गया। हैलोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। एडिशन रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ तो नाइट्रेशन, हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे जुड़ गया। उस तरह से हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन वहां आएगा तो उसको हैलोजिनेशन कहा जाएगा। लिखिए, when benzene is treated with chlorine, when benzene is treated with chlorine in the presence of FeCl3, or AlCl3, halogenation take place, and results the formation of chlorobenzene, चूंकि क्लोरीन था। पैराग्राफ चेंज, if chlorine is in excess amount, then all the hydrogens are substituted by halogen, and results the formation of hexachlorobenzene, चलिए देखिए यहां, ये बेंजीन है, इनका रिएक्शन अगर Cl2 से कराते हैं, बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहो, FeCl3, तो एक क्लोरीन यहां ऐड होगा और यहां जुड़ेगा, इसके पहले यहां से क्या हटाएगा, हाइड्रोजन, तो यहां बन गया क्लोरोबेंजीन Cl। बाई प्रोडक्ट आप गेस करो, यहां क्या बचा रह गया, एक क्लोरीन, और यहां से क्या बाहर निकला, H, क्या बनेगा, HCl। कह रहा है कि अगर ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में होता तो 6 हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता, यानी यहां अगर 6Cl2 लेते तो अंडर सिमिलर कंडीशन सभी जगह पर ये Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और यहां क्या आ जाता, 6HCl। थोड़ा फॉर्मूले पर भी ध्यान देना, यहां ये पहले था C6H6,
और यहां क्या बन गया, C6H5Cl। इसके बारे में बताओ क्या होगा फॉर्मूला, C6Cl6, क्योंकि सारे हाइड्रोजन को ये क्या कर दिया, हटा दिया है, 6,6Cl6। नोट कर लीजिए। सल्फोनेशन, देखो when benzene is treated with concentrated sulfuric acid और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में लिखना ओलियम, और इनका फॉर्मूला होता है H2S2O7, ओलियम H2S2O7, ब्रैकेट क्लोज, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। कंसंट्रेटेड, अगर आप लैब में गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में, तो गए होंगे या नहीं गए होंगे तो डिपेंड करता है कि कहाँ से आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है, उसके ऊपर में। कॉलेज वगैरह में भी उसी अनुसार से कि कहाँ आप एडमिशन लिए हैं वो, क्योंकि लैब वगैरह में तभी आप जा पाएंगे जब आपको मेहनत करने का इच्छा करेगा तब, नहीं तो जब फ्लाइंग जैसा होगा तो कॉलेज भी आपको फ्लाइंग वाला मिलेगा, ठीक है, एक ही बार में सीधे जो है वो आपको मिल जाएगा कि हाँ अब एडमिट कार्ड मिल गया है, पार्ट 1 के परीक्षा दो, पार्ट 2 के परीक्षा दो, पार्ट 3 के परीक्षा दो। नहीं तो कॉलेज में भी जाने के बाद में आपका दोनों जगह पे अटेंडेंस बनेगा, लैब का अलग अटेंडेंस बनता है, क्लास का अलग अटेंडेंस बनता है, ठीक है। अभी रिसेंट का हमें नहीं पता है, हम लोग के समय में एमएससी में 400 मार्क्स का थ्योरी था और 400 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, यानी कि लैब वर्क जो है 400 नंबर का और थ्योरी पेपर जो है 400 नंबर का, यानी कि 800 नंबर में ये इस तरह से डिवाइडेड था। तो साइंस में तो प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ अगर देखेंगे आप तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों पानी के जैसा ही लगेगा। डाइल्यूट कहने का मतलब होता है कि जहाँ स्ट्रेंथ कम है, वाटर मिक्स किया हुआ है, और कंसंट्रेटेड देखने से तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी जैसा है, लेकिन अगर उसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मूव करेगा जैसे ऑयल मूव करता है। वाटर और ऑयल का मूवमेंट फील किए हैं, गाढ़ा मूव करता है, वो विस्कस नेचर का होता है, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का भी मूवमेंट होता है, विस्कस नेचर का वो होता है। उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है ओलियम। मूवी वगैरह में दिखाने के लिए कि हाँ ये एसिड ही है, तो वहां पर दिखाया जाता है कि कंटेनर खोला तो वहां से धुआं निकल रहा है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से धुआं नहीं निकलता है, वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से निकलता है। और आगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, तो ये कंसंट्रेटेड से भी ज्यादा पावरफुल है। H2S2O7, इसमें जब वाटर मिक्स करते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप समझ सकते हो कि इसको डाइल्यूट किए तब ये कंसंट्रेटेड बना, तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इसे हैंडल करते वक्त में भी जो है वो ध्यान देने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये गैस जो है वो हाईली एसिडिक नेचर का होगा। अगर ब्रीदिंग के समय आपके पेट में चला गया, लंग्स में चला गया, तो अंदर में ही वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, क्योंकि अंदर में तो मॉइस्चर है ना। आपके स्किन के कांटेक्ट में आया तो स्किन पर भी तो मॉइस्चर है, तो स्किन पर ही सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो यानी आपके शरीर पर गिरा नहीं, लेकिन वो जो है वो आपको नुकसान करेगा, वहां पर है।
तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, कहने का मतलब कंसंट्रेटेड से ज्यादा रिएक्टिव होगा फ्यूमिंग। अब आ जाते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पर। ये बेंजीन है, इनका रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं H2SO4, तो हाइड्रोजन को हटाकर सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है SO3H। आप बताओ जल्दी से कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा? H2O सिंपल। देखो ना SO3H, यहां से एक H बचा रह गया और एक क्या बचा रह गया O, और यहां से एक H, क्या बन गया H2O। नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, 12th के एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा गया है कई बार। और पहले ही बताया कि ये सिर्फ बेंजीन के लिए नहीं है, ये हेलोएरीन में भी आ जाएगा, फिनॉल में भी आ जाएगा, अमाइन में भी आ जाएगा, सब जगह पर ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में जुड़ता चला जाता है और सेम प्रोसेस होता है। लिखवाएं? लिखो, व्हेन बेंजीन is treated with alkyl halide, when benzene is treated with alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, in the presence of anhydrous aluminum chloride, alkylation take place. नोट कर लीजिए इक्वेशन। क्या बोलो? बदल गया थोड़ा सा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यानी जब अल्काइल हालाइड से कराते हैं तो अल्काइलेशन, एसाइल हालाइड से कराते हैं तो एसाइलेशन। लिखिए, व्हेन बेंजीन is treated with acyl halide, when benzene is treated with acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, in the presence of anhydrous aluminum chloride, acylation take place. अभी तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, अब यहां पर ये एडिशन रिएक्शन यानी कि जुड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप जो पढ़े हैं उसी के कंसेप्ट के अनुसार से बता दो। हाइड्रोजन का एडिशन किनके प्रेजेंस में होता है, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम।
तो जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट कर जाएगा किस में, सिंगल बॉन्ड में, और उसकी जगह पे हाइड्रोजन जुड़ता चला जाएगा। लिखिए, व्हेन बेंजीन is treated with when benzene is treated with hydrogen when benzene is treated with hydrogen in the presence of catalyst like nickel, platinum और पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, हाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस and results the formation of benzene. Hydrogenation take place and results the formation of benzene. चलो बोर्ड पर देखो थोड़ा सा, इसको हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरीके से लिखते थे, और यहां पर जब ये फॉर्म हुआ तो इसकी जगह पर हम लोग ये यूज करते हैं। अब आप लोग कई जगह पे इसकी बजाय आप ये लिख देते हैं, और आपको लगता है कि हम किए क्या, सिर्फ एक ये सर्किल तो छोड़ दिए, लेकिन आप जरा गौर से देखो कि कितना बड़ा मिस्टेक कर दिए। ये स्ट्रक्चर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6, और ये बीच वाला लड्डू अगर आप छोड़ दिए तो अब इसका फार्मूला हो गया क्या, C6H12। तो हमको तो 2-3 लोगों का दिखाई दे दिया कि पहले भी जो पढ़ रहे हैं तो ये रिंग छोड़ दिए, तो एक बार पलट करके आज जो पढ़े हैं उसमें से देखिए तो पहले कहीं ऐसा है क्या कि जिसमें रिंग बीच में नहीं पड़ा हुआ। देखिए तो छूटता है, जनरली 12th के बोर्ड इवैल्यूएशन में भी नजर आता है कि बीच में छूट गया है। और हम टीचर लोग को बहुत दूर से वो दिखाई दे देता है, देखो उसको भी दिखाई दे दिया। और किसी का नहीं है, चेक कर लिए, तुम्हारा एक जगह और है, देखो यहाँ, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो तुम ये सब छोड़ दी। अक्सर छूटता है, 12th वाले से पूछना, अगर कोई आपका भाई बहन वगैरह पढ़ रहा अगर, तो एग्जामिनेशन के समय में लास्ट में हम बोले कि पहले बेंजीन का रिंग देखोगे, ठीक है, ये छूटा हुआ तो नहीं है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर ये यहाँ नहीं लगा तो ये आपके मार्क्स के जगह पे लग जाएगा, ठीक है, कि चाहे आप दीजिए नहीं तो हम देंगे, ठीक है, तो आप भी ख्याल रखिएगा। अब यहाँ मत डाल दीजिएगा जोश में आकर के, ठीक है, ये तो अलग ही बना है, ठीक है। लिखिए एडिशन ऑफ क्लोरीन, लिखिए व्हेन बेंजीन is treated with chlorine, when benzene is treated with chlorine in the presence of sunlight, or UV light,
सनलाइट और यूवी लाइट एडिशन reaction take place, and results the formation of benzene hexachloride. It results the formation of benzene hexachloride, benzene hexachloride, which is also known as gamaxane, which is also known as gamaxane. Which is also known as gamaxane. Also known as gamaxane. नाम सुने हैं गैमेक्सिन का? नहीं, असल में आप सब लोग शहरी हैं, गांव देहात से या मोहल्ले वहल्ले से जुड़े हुए लोग रहते तो वो लोग जानते हैं गैमेक्सिन का छिड़काव किया जाता था, पेस्टिसाइड्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था इनका। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से अभी इसके ऊपर में बैन लगा दिया गया है, ठीक है। डीडीटी वगैरह पर भी रोक लगाया गया है, उसके यूज को भी जो वो चेक किया गया है। तो ये गैमेक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कई लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये कभी बना और एक हेक्साक्लोरोबेंजीन था, एक ये पार्ट और एक ये, दोनों में देखो फर्क नजर आ रहा है। यहां डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को हटा कर क्लोरीन जुड़ा है, ये बन गया क्या? C6Cl6। और यहां क्लोरीन का रिएक्शन करवाए FeCl3 के साथ में। और वहीं अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग सनलाइट या यूवी लाइट के साथ में कराते हैं तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन जो है सो है क्या हो रहा है? ऐड हो जा रहा है, इसलिए इसके बीच का ये सर्किल यहां गायब है। नोट कर लीजिए इक्वेशन। आगे बढ़े, लास्ट कंबशन। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया भी है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो बेंजीन के कंबशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लिखिए, बेंजीन ऑन combustion in the presence of oxygen results the formation of carbon dioxide, and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इक्वेशन लिख लीजिए। याद आ रहा है हम लोग फर्स्ट चैप्टर 11th में पढ़े थे, पहले 15/2 O2 आया था, तो फिर क्या किए थे? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।